हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो उत्तराखंड बोर्ड ने अपने 2024 के विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया है। यह जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक मॉडल पेपर या सैंपल पेपर है जो उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया है। सर्वप्रथम आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि उत्तराखंड बोर्ड ने इस वर्ष से अपने परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। आपको यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक विषय में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसके इंस्ट्रक्शनों को पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या मिले हैं हमको। तो आप एक बार इन इंस्ट्रक्शनों को गौर से पढ़ लीजिएगा। पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो आपके लिए जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पेपर में कुल 27 क्वेश्चन होंगे। दूसरा, प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। इसका यह मतलब होता है कि जो प्रश्न कितने नंबर का है वह उसके सामने पहले से ही अंकित है कि ये वाला क्वेश्चन इतने नंबर का है। तो आप प्रश्नों का जवाब लिखते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखें कि प्रश्नों को हल करते समय उसके अंक को देख लें कि वह कितने अंक का है, और वह जितने अंक का है उतना ही आप उसका जवाब लिखें। यदि वह ज़्यादा अंकों का है तो उसका जवाब ज़्यादा वर्ड में दीजिए, और यदि वह कम अंक में आया है तो उसका जवाब आप सूक्ष्म रखिए। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है वह है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो जो आपका जो प्रश्न संख्या 1 आएगा वो एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उसी सही उत्तर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। जो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है वह यह कहता है कि प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। अगला इंस्ट्रक्शन हमको देता है वह कि प्रश्न संख्या 10 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें बच्चों कि जो प्रश्न कितना लिखना है वह हमको पहले से ही इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आपकी इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट 80 है। तो आप अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जिन क्वेश्चनों का आंसर उनको आता है, भले ही वह कम नंबर में आया हो, तो वह उसका जवाब बहुत बड़ा लिख देते हैं और सोचते हैं हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हमारे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न की वर्ड लिमिट और उसके मार्क्स पहले से ही निर्धारित हैं। तो आपको जवाब लिखते समय इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको कितना लिखना है, वह उसकी वर्ड लिमिट कितनी है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। अगला इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्न संख्या 20 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनके जवाब लिखते समय आपने जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट्स है वो 120 वर्ड है, इनके मध्य में ही उसका आंसर लिखें। उसको इतना छोटा भी ना करें कि वो बहुत छोटा हो जाए, और उसको इतना बड़ा भी नहीं करना है कि आप बहुत लंबा लिख दें। तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आपको उसका जवाब 120 शब्दों के मध्य में लिख देना है। अगला इंस्ट्रक्शन नंबर 8 है प्रश्न संख्या मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के भीतर संलग्न कीजिए। इसमें क्या, जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें आपको बोर्ड के द्वारा एक भारत का नक्शा मिलेगा। उस नक्शे में आपको कुछ जगहों के नाम दिए गए होंगे, उनको आपको फिलअप करना होगा और उनको आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 9 है वो यह कहता है इस प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का उत्तर दीजिए। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए। तो आप विशेषकर सभी बच्चे सभी विषयों के जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शनों को ध्यान से और सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसी के हिसाब से जवाब दीजिए, क्योंकि इस बार से कुछ बदलाव हुआ है। उन बदलावों को जानना समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो आप उनको समझिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि पूर्व में ही हमको निर्देश में बताया गया था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वह एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा। उसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए होंगे और हमको उन चारों में से जो सही उत्तर होगा उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको। ऑप्शन 1 सन 1928 में, ऑप्शन सेकंड है सन 1930 में,
तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमको सन 1931 में, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमको सन 1934 में। तो इसका जो राइट आंसर हमको लिखना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। जो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था सन 1928 में पहुंचा था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह भी 1 नंबर का है। इसका जो मार्क्स है पहले ही हमको बता रखा है कि यह 1 नंबर का है। दूसरा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? मृदा मतलब मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन 1 में हमको दे रखा है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 2 में दे रखा है हमको राजस्थान, ऑप्शन 3 में हमको दे रखा है महाराष्ट्र, और ऑप्शन 4 में हमको दे रखा है पंजाब। तो और यह भी 1 नंबर का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का कौन सा मापक नहीं है? इसके भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है या लिखना है जो सही उत्तर है। तो पहला ऑप्शन है इसका प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है वनों का विनाश, तीसरा है साक्षरता दर, और चौथा है शिशु मृत्यु दर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, वनों का विनाश। अगला क्वेश्चन है कि वॉकी टॉकी संबंधित है? ऑप्शन ए वायरलेस सेट से, ऑप्शन 2 हेम रेडियो से, ऑप्शन 3 लैंडलाइन फोन से, या ऑप्शन 4 उपग्रह से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है। इसका राइट आंसर है कि वॉकी टॉकी वायरलेस सेट से संबंधित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक महामंदी हुई थी? इसके भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 सन 1930 में, ऑप्शन 2 है सन 1935 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1929 में, और चौथा ऑप्शन है सन 1940 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। सन 1929 में विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई गई? ऑप्शन 1 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन 2 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन 3 18वीं शताब्दी में, या ऑप्शन 4 है 19वीं शताब्दी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, 16वीं शताब्दी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हमको। ऑप्शन 1 बेरियम, ऑप्शन 2 है कोयला, ऑप्शन 3 है जिरकान, या ऑप्शन 4 है यूरेनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 कोयला। कोयला जो है एक जीवाश्मी ईंधन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसके भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन 1 में 18 भाषाएं, ऑप्शन 2 में 14 भाषाएं, ऑप्शन 3 में 22 भाषाएं, और ऑप्शन 4 में 25 भाषाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अब अभी तक तो जो क्वेश्चन थे ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब ये निश्चित उत्तरी प्रश्न आ गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह निश्चित उत्तरी प्रश्न है। इनको भी हम सॉल्व कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना 1832 ईस्वी में मैथ्सनी ने की थी। मैथ्सनी। तो यंग इटली की स्थापना की थी 1832 ईस्वी में मैथ्सनी ने की थी। अगला क्वेश्चन करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका जवाब है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 वैकल्पिक संचार के साधनों के नाम लिखिए। तो जो 2 वैकल्पिक संचार के साधन है, नंबर 1 सैटेलाइट फोन हो गए, और दूसरा है वायरलेस रेडियो। तो जो 2 वैकल्पिक संचार के साधन है, नंबर 1 सैटेलाइट फोन और दूसरा वायरलेस रेडियो। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह कहता है, सर्वधर्म समभाव से क्या अभिप्राय है? सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करना, वह कहलाता है सर्वधर्म समभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति
जो 1970 ईस्वी में जो आई थी, उसकी शुरुआत हुई थी सन 1970 ईस्वी में। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। और यह डेयरी उत्पादक में, डेयरी दुग्ध या दुग्ध उत्पादन में से प्रारंभ हुई थी, और जिसकी शुरुआत भारत में की थी, जिसको भारत में ऑपरेशन फ्लड के जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो डेयरी उत्पादक या दूध उत्पादक से संबंधित थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। वो किया था 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1986 या 1986 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो जो भारत में जो प्रमुख 2 कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें से एक है कपास उद्योग और दूसरा है जूट उद्योग। ये कृषि आधारित 2 प्रमुख उद्योग हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। मतदाता सूची का मतलब होता है कि भारत में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। वह उस वोट डालने के अधिकार में जब वोटर लिस्ट तैयार की जाती है तो उस वोटर लिस्ट में जो नाम आता है उसी को मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची का मतलब होता है कि किसी विधानसभा में मतदाताओं की जो संख्या है वह मतदाता सूची कहलाती है, कि 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है या जितने लोग इस साल उस विधानसभा में वोट देंगे उनकी जो सूची होगी वो मतदाता सूची कहलाएगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यह एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि इसमें यह 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 से, औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ बताइए। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछता है कि औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ बताइए। जो औद्योगिक क्रांति आई थे उसके 3 प्रमुख लाभ क्या थे। पहला, जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के आने से नंबर 1 उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। नंबर 1 क्या हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ गई। पहला क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के आने से उत्पादन क्षमता बढ़ गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ इससे औद्योगिक क्रांति में, पहला लाभ तो ये हुआ कि उत्पादन क्षमता बढ़ गई। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया उत्पादन क्षमता बढ़ गई। उत्पादन क्षमता का मतलब होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी के आने से कारखाने लगे, कारखाने लगने से उत्पादन क्या बढ़ गई, उत्पादन की क्षमता बढ़ गई। दूसरी बात, नगरों का विकास हुआ, नगरों का विकास, क्योंकि जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए गाँवों से पलायन हुआ। गाँवों से पलायन उन जगहों पर लोग आए जहाँ उनको रोजगार मिला और रोजगार दिया उनको, औद्योगिक क्रांति ने उनको रोजगार दिया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि में सुधार। औद्योगिक क्रांति के आने से कृषि में सुधार हुआ। आज तक जो भी कृषि होती थी वो बिल्कुल ट्रेडिशनल पुराने तौर तरीके से होती थी। नई टेक्नोलॉजी के आने से नए नए उपकरणों की, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे कृषि करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो ये इसके प्रमुख क्या हैं, औद्योगिक क्रांति के 3 प्रमुख लाभ हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। यानी कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो जो भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो तो यह है कि जो भारत में जो कृषि होती है वो प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति पर आधारित, अधिकतर भारत की जितनी भी कृषि की जाती है प्रकृति पर या मानसून पर निर्भर रहती है। दूसरा इसका सबसे जो विशेषता है, दूसरा क्या है कि भारत में जितनी भी अधिकतर जो कृषि होती है वह खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता होती है।
खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, यानी कि जो दूसरी विशेषता है भारतीय कृषि की वह है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। इसका प्रमुख कारण क्या है कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 140 करोड़ की आबादी है। उस 140 करोड़ की आबादी के लिए इतना खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी क्या है, एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए जितने भी भारत में जो कृषि की जाती है वह खाद्यान्न फसलों की जाती है, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, जो इस प्रकार की प्रमुख जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है। और ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।